आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 में आने वाले समता का अधिकार का संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि की समता का प्रावधान किया गया है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 का प्रावधान कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को राज्य विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस पद को ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, न कि असमान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यदि समान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो यह अन्याय होगा और इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 14 के तहत जिस विधि के समक्ष समता की बात की गई है उसमें सभी विधियां आती हैं, चाहे वह विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा निर्मित की गई हों। विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान से प्रेरित एक सकारात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून समान रूप से लागू होने चाहिए। नंबर 3 पर गारंटी। विधि के समक्ष समता की गारंटी डायसी महोदय की विधि शासन के समान है। डायसी महोदय ने इसके लिए निम्नलिखित 3 अर्थ को बताया है। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, प्रत्येक व्यक्ति देश की सामान्य विधियों एवं न्यायालयों के अधीन है। इसमें एक वाद आया था, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि विधि शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। एक अगला वाद आया था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि विधि शासन अनुच्छेद 14 में निहित है और संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों निर्णयों में इस बात को स्वीकार किया है कि विधि के समक्ष समता की गारंटी डायसी महोदय के विधि शासन के समान है तथा विधि शासन अनुच्छेद 14 में समाहित है। जैसे A.K. क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, V.K. यादव बनाम JM इंडस्ट्री लिमिटेड। विधि के समक्ष समता का जो नया आयाम है वह मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अपने भू क्षेत्र पर व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मनमाना निर्णय नहीं ले सकता। अर्थात यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 में मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण समाहित है। इसी को यह भी कहा जाता है कि समता और मनमानापन दोनों आपस में घोर विरोधी हैं। निम्नलिखित निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 14 के नए आयाम से आसानी से समझा जा सकता है। E.P. रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि समता और निरंकुशता दोनों एक दूसरे के कट्टर मित्र हैं। अर्थात जहां पर राज्य किसी कार्य को मनमाने ढंग से कर रहा है वहां पर समता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यह कहा जाता है कि मनमाने पूर्ण ढंग से बनाया गया कानून विधि के समक्ष समता का उल्लंघन होता है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस प्रकार समता का नया आयाम अस्तित्व में आया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त सिद्धांत का अनुमोदन किया और कहा कि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाइयों को मनमाने ढंग से करने के लिए मना करता है और यह कहता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किंतु युक्त वर्गीकरण अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित है। यह अगला वाद आया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का वाद। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 14 मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि जो कार्य मनमाना होता है वह समता के विरुद्ध होता है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन में होता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि राज्य का कार्य मनमाना है तो वह समता के विरुद्ध होगा और यह माना जाएगा कि उससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है
और ऐसे में उस कार्य के विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है। विधियों के समान संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है यह पद राज्य को एक सुनिश्चित करने का आदेश देता है जो विधि बनाई जाए उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1958। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का उप सिद्धांत है। भले ही सिद्धांत रूप में दोनों अलग अलग दिखते हों, फिर भी दोनों में व्यवहारिक रूप से एक ही उद्देश्य निहित है और वह है व्यक्ति के समान न्याय प्रदान करना। युक्तियुक्त वर्गीकरण। युक्तियुक्त वर्गीकरण को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में युक्तियुक्त वर्गीकरण के आधार पर राज्य व्यक्तियों के साथ विभेद कर सकता है, किंतु शर्त यह है कि जब वर्गीकरण किया जाए तो उसे मनमाना या कट्टरपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे युक्तियुक्त होना चाहिए। राज्य द्वारा व्यक्तियों को इस प्रकार वर्गीकरण करने के पश्चात यदि एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाता है तो ऐसी विधि अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक होगी। युक्तियुक्त वर्गीकरण तभी मान्य होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। बोधगम्य अंतरक। युक्तियुक्त वर्गीकरण को एक ऐसे बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए जो एक वर्ग के व्यक्ति या वस्तुओं को अन्य वर्ग के व्यक्तियों या वस्तुओं से अलग कर सके, तथा तार्किक संबंध। इस विभेद का विधानमंडल के अधिनियम बनाने के उद्देश्य से तार्किक संबंध हो। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि व्यक्तियों का युक्तियुक्त वर्गीकरण करते समय यह आवश्यक है कि राज्य द्वारा उपरोक्त दोनों शर्तों का पालन किया जाए। इस वाद के पश्चात भी अपने अनेकों निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बात को दोहराया, जैसे चिरंजीव लाल बनाम भारत संघ, रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर, रामपाल शर्मा बनाम हरियाणा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय। जहाँ तक युक्तियुक्त वर्गीकरण के आधारों का प्रश्न है, इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया है कि निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त वर्गीकरण करके राज्य अपने भू क्षेत्र में व्यक्तियों में विभेद कर सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह आधारपूर्ण नहीं है, अर्थात समय और परिस्थितियों को देखते हुए इनको बढ़ाया भी जा सकता है। इन आधारों की पृथक पृथक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1, काला धन। काला धन भी व्यक्तियों के बीच युक्तियुक्त वर्गीकरण का एक आधार है और राज्य इस आधार पर कानून बनाकर व्यक्तियों के बीच विभेद कर सकता है और ऐसा कानून अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक होगा। आर के गर्ग बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि काला धन रखने वालों और न रखने वालों के बीच युक्तियुक्त वर्गीकरण करना बोधगम्य अंतरक पर आधारित है और संवैधानिक है। अगला है ऐतिहासिक आधार। इस आधार पर भी राज्य कानून बनाकर अपने भू क्षेत्र में रहने वालों का वर्गीकरण करके कुछ भेदभाव कर सकता है और यह भी संवैधानिक होगा। पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुसूचित जातियों के संबंध में 1942 के पहले तथा बाद में किए गए वर्गीकरण युक्तियुक्त एवं संवैधानिक हैं, अर्थात इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का अपमान नहीं होता है। अगला है आयु। आयु के आधार पर युक्तियुक्त वर्गीकरण हो सकता है और यह भी संवैधानिक होता है। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष का या उससे अधिक के लोगों को वोट देने का अधिकार है, किंतु उससे कम आयु के लोगों का इसका अधिकार नहीं है, फिर भी ऐसा कानून संवैधानिक है। अगला है भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार भी व्यक्तियों का युक्तियुक्त वर्गीकरण किया जा सकता है और राज्य द्वारा उसमें भेदभाव करने वाला कानून बनाया जा सकता है और ऐसी विधि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता। शशि मोहन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि भौगोलिक आधार पर भी व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जा सकता है और ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होता है तथा संवैधानिक होता है। अगला है सोशल कंडीशन ऑफ द वुमेन। महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी युक्तियुक्त वर्गीकरण का आधार है, इसलिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से तमाम सारे कानून बनाए गए हैं जो कि संवैधानिक हैं।
इसी प्रकार इस आधार पर आईपीसी की धारा 497 के बारे में यह कहा जाता है कि यह धारणा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में नहीं है, अर्थात यह धारा भी संवैधानिक है। अगला है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा भी राज्य द्वारा व्यक्तियों को वर्गीकरण करने का युक्तियुक्त आधार है और इससे भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। अगला है कास्ट, जाति। जाति के आधार पर राज्य व्यक्तियों में भी युक्तियुक्त वर्गीकरण करके उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव कर सकता है और यह भी संवैधानिक माना जाता है, अर्थात इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जाति के आधार पर भी व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जा सकता है और ऐसा वर्गीकरण युक्तियुक्त और संवैधानिक होता है। न्यायालय ने इसी आधार पर यह कहा कि व्यक्तियों को जाति के आधार पर अगले पिछले वर्गीकरण किया जाना संवैधानिक है और इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। अगला है टाइम, समय। समय के आधार पर भी व्यक्तियों का युक्तियुक्त वर्गीकरण हो सकता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण परिसीमन अधिनियम है। अगला है प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रक्रिया के आधार पर व्यक्तियों का युक्तियुक्त वर्गीकरण हो सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो उससे अनुच्छेद 14 का अपमान नहीं होगा। काठी रैनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि प्रक्रिया के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है तो वह युक्तियुक्त वर्गीकरण के अंतर्गत आता है और इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता। अगला है स्थान, प्लेस। स्थान के आधार पर भी व्यक्तियों के युक्तियुक्त वर्गीकरण हो सकता है और इससे किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। अगला है प्रेफरेंस टू वुमेन इन वुमेन्स कॉलेज। महिला विद्यालय में महिलाओं को प्राथमिकता। इस आधार पर भी राज्य युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकता है, इससे पुरुष अभ्यर्थियों के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि महिला महाविद्यालयों में पुरुषों पर महिलाओं को वरीयता देने वाली विधि युक्तियुक्त एवं संवैधानिक है। अगला है डॉक्टरों का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स। चिकित्सकों द्वारा चिकित्सकीय व्यवसाय भी युक्तियुक्त वर्गीकरण का एक उचित आधार है। जैसे मान लीजिए कि चिकित्सकों का 2 वर्ग बनाया जाता है। नंबर ए वर्ग केवल प्रैक्टिस करने वाले, बी प्रैक्टिस करता अस्पताल में नौकरी करता चिकित्सक, और दोनों के लिए यह नियम बनाया जाता है कि नौकरी करने वाला चिकित्सक ऑन ड्यूटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। डॉक्टर सुकुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि नौकरी करने वाले चिकित्सक और नौकरी न करने वाले डॉक्टर के आधार पर युक्तियुक्त वर्गीकरण का आधार हो सकता है। राज्य में जो नौकरी करने और नौकरी न करने वालों के बीच का वर्गीकरण युक्तियुक्त संवैधानिक होगा।